हेलो बच्चों, ईवी रियल क्लासेस पे आपका स्वागत है। मैं विशाल यादव आपके लिए वाइवा के लिए लेकर आया हूँ बच्चों पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोवर। बच्चों याद रखना, चार्ट पेपर पर आपने अगर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोवर या पुष्प की संरचना का अगर डायग्राम बनाया है तो बच्चों याद रखना, इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछ सकता है, क्या उसके क्वेश्चन रहे होंगे जो आपको पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, जो आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन, ये जो मोस्टली है क्या क्या चीज पूछी जाती है वो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो बच्चे याद रखना, सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप जैसे ही चार्ट पेपर लेके जाएंगे, चार्ट पेपर होगा आपके पास, फाइल होगी, तो जैसे ही आप जाएंगे तो चार्ट पेपर ले लिया जाएगा आपसे, और जब ये ओपन किया जाएगा चार्ट पेपर तो आपके चार्ट पेपर पर अगर ये चित्र बना हुआ है तो आप बेस्ट तैयारी करके लेके जाएं, जो मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो पुष्प की संरचना होगी, तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो याद रखना, पुष्प के कितने भाग होते हैं या पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो बच्चे याद रखना, पुष्प में 4 भाग होते हैं। नंबर 1, पहला भाग है बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुंकेसर या इसे पुंगमंग कहते हैं, और चौथा है स्त्री केसर, इसे जयांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जयांग भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे आपसे पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप यही बात बताना उन्हें कि 4 भाग होते हैं। नंबर 1 बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर। अब सबसे पहले कहाँ कहाँ होते हैं, जरा थोड़ा डायग्राम पर ध्यान दें। तो डायग्राम पर जब ध्यान देंगे बच्चों तो तुम्हें मैं बताता हूँ कि सबसे पहले पुंकेसर की अगर बात करें, किसकी बात करें, पुंकेसर की अगर हम बात करें, यहाँ पर बात करते हैं पुंकेसर की। तो पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। नंबर 1 होता है पूतंतु। कौन सा भाग होता है बच्चों? पूतंतु। पुंतंतु होता है। दूसरा होता है बच्चों परागकोश। ठीक है, परागकोश। और फिर परागकोश के अंदर भरे होते हैं पराग। ये पूतंतु होता है, परागकोश होता है, परागकण होता है। तीनों को ही क्या कहते हैं बच्चों? पुंकेसर के भाग होते हैं। आपसे पूछा जाएगा अगर एग्जाम में पूछे कि पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, तो कह देना पूतंतु होता है, परागकोश होता है और परागकण होता है। ठीक है, अगर वो पूछे स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, तो स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 वर्तिकार्ग, सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है वो वर्तिकार्ग होता है इसमें, और ये वाला जो भाग होता है नली जो है इसे हम वर्तिका कहते हैं, और ये जो भाग है वो उसे कहते हैं हम अंडाशय, और इसी में क्या होता है बच्चों? बीजांड होता है। अब वो पूछ सकते हैं कि अंडाशय से क्या होता है, तो बच्चों याद रखना, अंडाशय से पुष्प का निर्माण होता है। पुष्प का निर्माण होता है अंडाशय से। अगर बीजांड से बात करें तो बीजांड का क्या क्या होता है? बीजांड से, तो बीजांड से बीज का निर्माण होता है। अगर वो कहें कि पुष्प व्रंत क्या है, तो बच्चों पुष्प व्रंत, आपने देखा होगा जब किसी फूल को आप तोड़ के लेकर आते हैं, जब उसे टहनी से छुटाते हैं, उसकी टहनी को तोड़ के लेकर आते हैं, इस तरीके से जब हाथ में रखते हैं तो वो किस पर रुका होता है? वो रुका होता है पुष्प व्रंत पर। इसकी सहायता से पुष्प शाखा पर लगा होता है। जैसे ही शाखा पर लगा होता है तो इसकी सहायता से पुष्प कहाँ पर लगा होता है? शाखा पर। जैसे तोड़ के लेकर आए आप, इस तरीके से हाथ में पुष्प है, तो याद रखना जो ग्रीन कलर की जो जिसे हम डंडी कहते हैं वही हमारा क्या होता है? पुष्प व्रंत होता है। पुष्प आसन होता है। पुष्प आसन का मतलब होता है पुष्प आसन। पुष्प मतलब फूल किसी पर किसी चीज पर बैठा होता है, तो पुष्प के भाग जितने भी भाग है इस अंग पर लगे होते हैं उसे कहते हैं पुष्प आसन। इस तरीके से कोई पुष्प है लगा हुआ है तो याद रखना इस पर जो बैठा हुआ होता है, आपके बाह्य दलपुंज होते हैं, आपके दलपुंज होते हैं, तो वो किस पे बैठे होते हैं? पुष्प आसन पर बैठे हुए होते हैं। अब बाह्य दलपुंज क्या है? बाह्य दलपुंज की बात करें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सुन सकते हैं। तो आपसे पूछे जाए ये बताइए बाह्य दलपुंज क्या है, तो बाह्य दलपुंज के बारे में आप बता सकते हैं यह पुष्प का सबसे ऊपरी प्रथम चक्र है। ये कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुष्प की रक्षा कौन करता है, तो याद रखना बाह्य दलपुंज करता है। कौन करता है? बाह्य दलपुंज। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन किया जा सकता है, ये बताओ पुष्प की संरचना पुष्प का कौन सा भाग करता है, तो वो करता है बाह्य दलपुंज। कौन करता है? बाह्य दलपुंज। उसके बाद बच्चों आ जाता है दलपुंज। दलपुंज की बात करें, ये दलपुंज के कारण याद रखना कोई भी फूल उसका रंग होता है, उसका अपना रंग होता है। जैसे गुलाब है लाल है, तो उसका जो दलपुंज जो है वो कैसे कलर का है? लाल कलर का है। अगर हम बात करें गुलाब सफेद भी कलर के होते हैं तो उसका दलपुंज कैसा? सफेद कलर का है। तो दलपुंज की परिभाषा आपसे पूछ सकता है
एग्जाम में पूछ सकता है कि दलपुंज किसे कहते हैं। तो दलपुंज में परिभाषा आपका देंगे, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यहाँ होता है डबल बार लिख गया है, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। ये प्राय रंगीन होते हैं, रंगीन का मतलब होता है कलरफुल होते हैं। जैसे कनेर है, कनेर का जो पुष्प होता है वो अलग कलर का होता है, गुड़हल का पुष्प अलग कलर का होता है। तो ये कलर वाले जो पुष्प होते हैं वो किसके कारण अपने कलर होते हैं, दलपुंज। और ये दलपुंज के कारण ही बच्चों याद रखना ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, क्योंकि ये चटकीले होते हैं, कलर चटकीला होता है इनका, खूबसूरत दिखते हैं। अगर इनमें जो जनन कराती है वो मधुमक्खियां कराती हैं। तो जैसे ही बच्चों याद रखना मधुमक्खी उड़ के जब जाती है तो अगर किसी पुष्प को चटकीले को बढ़िया कलर वाले को देख लेती है तो वो उसी की तरफ आकर्षित हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि ये बताओ कीटों को पुष्प का कौन सा भाग अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो वो कौन करता है, दलपुंज। पुष्प जितना सुंदर होगा बच्चों याद रखना, अगर मैं ही आपसे कहूं कि एक पुष्प तोड़ के लेकर आओ, पुष्प पेड़ पे से, गुलाब के पेड़ पे से एक पुष्प तोड़ के लेकर आओ, तो तुम भी बहुत अच्छा पुष्प देखोगे, खूबसूरत देखोगे, तब तोड़ के लाओगे। उसी प्रकार से बच्चों मधुमक्खी एक खूबसूरत चटकीले पुष्प की तरफ आकर्षित होती है, खराब की तरफ आकर्षित नहीं होती। बच्चों याद रखना इंसान भी ऐसा ही है, अच्छी चीजों पर ज्यादा आकर्षित होता है, खराब चीज को उसको आकर्षित नहीं होता। कोई भी हो वो अच्छी चीजों पर ज्यादा आकर्षित होता है, बुरी चीज पर आकर्षित नहीं होता। समझ में आ रही बात। अच्छी गाड़ी देख ले 4 व्हीलर तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, काश हम मुझ पे होती। तो ये कंडीशन अलग अलग बनती है। शायद बहुत से थार को देख के बड़े आकर्षित होते हैं, बोले यार थार रेड कलर की बहुत बढ़िया है। तो वो कलर पे डिपेंडेड है कि जैसे गुलाब का पुष्प का कलर है लाल है तो वो मधुमक्खी उसके तरफ आकर्षित होती है। अगर उसी पेड़ पर अगर पुष्प खूबसूरत ना हो या कलर उसके ना हो, सही नहीं हो, तो मधुमक्खी उस तरफ आकर्षित नहीं होगी, उस पुष्प पे नहीं बैठेगी। तो बच्चों याद रखना यही इंसान की बात होती है, यही जीव की बात होती है, सभी अच्छी चीज पर बच्चों याद रखना आकर्षित होते हैं। तो क्या बात समझ में आ रही है। तो पुष्प का कौन सा भाग कीटों को या मधुमक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो वो करता है दलपुंज। अब पुंकेसर, अब पूछा जाएगा पुंकेसर का क्या है, पुंकेसर किसे कहते हैं। तो याद रखना पुंकेसर को पुमंग भी कहते हैं। तो पुंकेसर की अगर बात करें, ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है। पुष्प का कौन सा चक्र होता है, तीसरा। यह पुष्प का नर जननांग भाग होता है, नर जननांग समझ लें। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि ये बताओ पुष्प का नर जननांग भाग को क्या कहते हैं, तो पुंकेसर कहते हैं। और क्वेश्चन यहीं पे पूछ सकता है कि पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, तो आप कह देना पुंकेसर के मैंने बताए थे पूतंतु, परागकोश और परागकण। ठीक है, 3 भाग होते हैं, आप आराम से बता सकते हैं। अगर स्त्री केसर के अगर भाग कर लें, स्त्री केसर को जयांग भी कहते हैं। अगर स्त्री केसर की अगर बात करी जाए तो यह पुष्प का चौथा चक्र होता है, मतलब चौथा भाग होता है। यह पुष्प का मादा जननांग भाग होता है। जिस तरीके से मनुष्य में स्त्री और पुरुष होते हैं उसी प्रकार से बच्चों याद रखना ये भी जननांग भाग होते हैं। ये पुंकेसर पुरुष नर जननांग भाग होता है और मादा जननांग। एग्जामिनर पूछ सकता है कि पुष्प के अंदर मादा जननांग को क्या कहते हैं, तो स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर या फिर कहते हैं जयांग। ये भी 3 भाग होते हैं इनके, कौन कौन से मैंने बताए थे। नंबर 1 वर्तिकार, सबसे ऊपरी भाग होता है वर्तिका, फिर अंडाशय। ये 3 भाग होते हैं बच्चों याद रखना, ये होते हैं स्त्री केसर के। तो ठीक है बच्चों, तो यही सारी चीजें होती हैं। ये पराग कोश होता है, पराग कोश के अंदर परागकण होते हैं जो कि जनन में भाग लेते हैं। जब पुष्पों में जनन होता है, जनन की क्रिया होती है, तो बच्चों याद रखना ये भाग होते हैं। पहली यूनिट है आपकी, वो पहली यूनिट है जिसका नाम है जनन। सबसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर, जनन किसे कहते हैं, तो याद रखना जनन वह प्रक्रिया है जो कोई जीव अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। अब जनन करने के बाद अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम करता है, वो क्रिया कहलाती है जनन। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर ये भी कर सकता है कि ये बताइए कि लाइफ टाइम क्या होता है, या समय अवधि किसे कहते हैं, या जीवन काल किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें आप बता देना कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का टाइम, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो टाइम जो होता है वो बच्चों याद रखना लाइफ टाइम या फिर जीवन काल कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति अगर सन 2000 में पैदा हुआ है और अगर वो 24 में खत्म हो गया तो समझ लेना 2000 से 24 जो है वो याद रखना उसका जीवन काल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही है आपका जनन। अब जनन के बारे में पूछ सकता है जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों याद रखना जनन 2 प्रकार के होते हैं। तो एक तो अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की अगर बात आ जाए, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो बच्चों याद रखना अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें नर और मादा में से कोई एक भाग ले सकता है। नर और मादा में से कोई एक भाग लेता है। इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होगा, इसमें निषेचन क्रिया नहीं होगी। और याद रखना अलैंगिक जनन में जो संतानें होती हैं वो हूबहू अपने जनक के समान होती हैं, वो हमारा कहलाएगा अलैंगिक जनन। अगर बात करें लैंगिक जनन, लैंगिक जनन जो होता है वो नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, स्त्री पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। और याद रखना दोनों भाग लेते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है और निषेचन का भी निर्माण होता है।
और एक बात और याद रखना, लैंगिक जनन में संतानें जो होती है वो अपने जनक के समान नहीं होती, अलग अलग होती है। मतलब लैंगिक जनन में जनक के समान होती है। ये क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। हाँ, अब बच्चों याद रखना, पुष्प कितने प्रकार के होते हैं ये भी पूछ सकते हैं। पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? तो पुष्प होते हैं 2 प्रकार के। पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक पुष्प होता है एक लिंगी, और दूसरा नंबर पे होता है बच्चों उभयलिंगी। पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक लिंगी होता है और एक उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, एक लिंगी क्या होता है बच्चों? एक लिंगी में यह होता है कि नर और मादा में से कोई एक भाग ले। एक लिंगी पुष्प वे पुष्प होते हैं जिनमें नर और मादा में से कोई एक भाग लेते हैं, वो एक लिंगी कहलाते हैं। जैसे पपीता है, ठीक है, जैसे आपका तरबूज है, ये एक लिंगी है। क्या है? ये एक लिंगी है। अगर उभयलिंगी की बात करें तो उभयलिंगी वह पुष्प होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, वो उभयलिंगी होते हैं। जैसे बच्चों सरसों। आपसे पूछा जा सकता है कि पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? तो पुष्प बच्चों याद रखना जनन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक लिंगी और एक उभयलिंगी। तो एक लिंगी क्या होते हैं? जिनमें नर और मादा में से कोई एक भाग लेता है, तो वो एक लिंगी। एक लिंगी, एक लिंगी का मतलब होता है नर भाग ले ले या फिर मादा भाग ले ले, तो वो एक लिंगी। जैसे मैंने बताया आपको, तरबूज, पपीता आदि जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? एक लिंगी होते हैं। उभयलिंगी की बात मैंने बता दी आपको। उभयलिंगी वे होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों भाग लें, तो याद रखना वो कहलाएंगे आपके क्या? वो आपके कहलाएंगे बच्चों उभयलिंगी। एग्जाम्पल में सरसों, एग्जाम में पूछ सकता है सरसों कैसे पुष्प है, तो कह देना सर उभयलिंगी है, इसमें नर और मादा दोनों होते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, सरसों के खेत में आपने बहुत मधुमक्खी देखी होंगी, वो जनन कराने का काम करती है। ये प्रोसेस में बताऊंगा आपको किस तरीके से होता है। एक मधुमक्खी जब पुष्प पर बैठती है तो रस जब चूसती है तो मुंह पर उसके परागकण चिपक जाते हैं। अगर वो परागकण अगर पुंकेसर हो और अगर कोई पुष्प स्त्री के सर पर अगर बैठ जाती है मधुमक्खी, तो जब वो वहां पर छोड़ती है उसको, तो जब वो मुंह खोलती है तो वहां पर परागकण गिर जाते हैं। और परागकण जब जब पुंकेसर और स्त्री केसर आपस में मिलते हैं, जब नर और मादा आपस में मिलते हैं, तो बच्चों याद रखना वहां पर जनन होता है, और उसे ही कहते हैं बच्चों पुष्पी पादपों में जनन। पुष्पी पादपों में जनन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये आपकी पुष्प की संरचना, ये 4 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर, ये चारों से ही बच्चे याद रखना। ये भी जो बात है वो याद रखना। यहाँ पर पुष्प ग्रंथ के बारे में पूछे, पुष्पासन के बारे में पूछे, बाह्य दलपुंज के बारे में मैंने बता दिया है, दलपुंज के बारे में मैंने बता दिया है, स्त्री केसर के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है, पुंकेसर के बारे में यहाँ पर बता दिया है। ये जो डायग्राम है आप अच्छे से बना के लेके जाएं, और आप बहुत अच्छे से। और बच्चों एक बात और मैं बता दूं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था। एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान शब्द दिया था लेमार्क। किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और दूसरी बात, जीव विज्ञान की परिभाषा भी पूछी जा सकती है, और बायोलॉजी की स्पेलिंग भी पूछ सकता है, छोटे छोटे पॉइंट्स पूछ सकते हैं। और बच्चे याद रखना, बायोलॉजी में कितने चैप्टर हैं आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो जो बच्चे पुष्प की संरचना बना के लेके आए हैं, तो वो बहुत अच्छे से चार्ट पेपर जिन्होंने बनाई है, वो ये वीडियो देखें आराम से, बहुत अच्छी तरीके से, और ये तैयार कर लें बच्चों। आशा करता हूँ इसी में से आपके एग्जामिनर क्वेश्चन करेंगे, इससे अलग हटके बिल्कुल भी नहीं होगा तो अदरवाइज आपके और सिलेबस और उससे पूछा जाएगा, और टॉपिकों से पूछ लेंगे। इससे जो पूछे जाएंगे वो यही क्वेश्चन बनेंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो बच्चों याद रखना, धन्यवाद आज के लिए। मैं अगली वीडियो आपको लेकर आऊँगा, ठीक है। और बहुत अच्छे से आप वाइवा दें और अपने 30 नंबर प्राप्त करें, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।